एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पुरहुजूम और सबसे ज़्यादा गरीब परवर शहर जो है गंभीर मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान की माशी शहरक जो है आतिशफिशां पहाड़ की मानंद सुलग रही है, जहाँ खाकमदैन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस शहर के जितने बड़े मसाइल हैं उनकी झलक ही आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उनका जो मुकम्मल अहाता करना है हमारे लिए मुमकिन नहीं। और ये भी बदकिस्मती है कि इस शहर की जो 3 बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं वो मसाइल को तो हल क्या करेंगी, उन्हें सही तौर पर उजागर करने में भी नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। जब भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कराची के साथ होने वाली ज़्यादतियों, यहाँ की बद इंतज़ामी और हर सू फैली बदउनवानी पर बार बार बात करनी पड़ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल आज तीसरे रोज़ कराची के गूनागू मसाइल में से चंद एक को उठाया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बड़े सख्त रिमार्क देते हुए कहा कि कराची से कश्मीर तक सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सिंध जो है बदउनवानी का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की इमलाक और ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि जब बारिश होने वाली थी तो पहले से आपने कोई इसका इंतजाम क्यों नहीं किया। इनका कहना था कि, और 16 आने दुरुस्त कहना था कि पूरा कराची जो है अब गोड बन गया है। पूरे शहर में जो है गटर का पानी भरा है, हर गली जो है मच्छरों मक्खियों से भरी हुई है। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि कराची में सड़कें जो हैं बुरी हालत में हैं, यहाँ के अवाम जो हैं बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। हुकूमत सिंध और लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आखिर सिंध को बेहतर कौन बनाएगा, ये भी उनका सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के नालों की सफाई के लिए NDMA को हिदायत जारी की और कहा कि जी नालों के खिलाफ जितनी तजावुजात हैं उन्हें ख़त्म करके 3 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है कराची यतीम शहर बना हुआ है। अगर कराची बकौल उनके तबाह हुआ तो खाकमदैन पाकिस्तान तबाह होगा। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि जी वफाकी हुकूमत जो है कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शन पर गौर करिए, जो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज कराची के लिए सबसे बड़ी खबर है। गौरतलब बात यह है कि हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर इतराज़ जो है सिर्फ उसके सियासी मुखालफीन ही नहीं उठा रहे, बल्कि अदलिया जैसे गैर जानिबदार इदारों से लेकर इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार और कारोबारी अफराद भी इस पर इतराज़ कर रहे हैं, जिनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं। कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है। इसके सरकर्दा रहनुमाओं से पूछते हैं आज के गैर सियासी कारोबारी अफराद कराची के मसाइल को किस नज़र से देखते हैं। तो जनाब कराची के मसाइल जो हैं वो कारोबारी नुमाइंदे जो हैं किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ बड़ा ही मोतबर और मुस्तनद कहते हैं ना पैनल मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सिराज कासिम तेली साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन के, बहुत शुक्रिया, हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं AQ खलील साहब, साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये हमें DSNG से हमारे साथ होंगे। जबकि मारूफ कारोबारी शख्सियत आगा शहाब साहब, ये सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये भी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें थोड़ी देर के लिए। मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तेली साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने आज फिर हुकूमत सिंध पर बड़ा खुलकर तनकीद की, बड़े सख्त अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए। बहैसियत एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत के आपका क्या नुक्ता नज़र है, कराची के मसाइल क्यों हल नहीं हो पा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने हमारी बातों की तायीद की। मैं गुज़िश्ता 15-20 दिन से, बल्कि 1 महीने से ये शोर कर रहा हूँ जब से पहली बारिश हुई है कि ये हालात बहुत ख़राब है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही तबाह हो गया है और ये हुकूमतों का बस का अमर नहीं है। और ख़ास तौर पे जब NDMA को प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम पे भेजा तो जो 4 दिन का उनका जो रिजल्ट देखा तो उस दिन से अखबारों में, TV पे मुसलसल कह रहा हूँ कि ये NDMA को, FWO को, आर्मी की सुपरविजन में इनको ये कराची के हवाला करने, कराची के काम इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हवाले करे ताकि रोड भी बने, सीवरेज सिस्टम भी बने, नाले भी साफ हो, पानी का निजाम भी ठीक हो। आपको पता है तेली साहब, कुछ दिन पहले आपका एक बयान छपा, बड़ा उस पर शोर मचा। आपने कहा जी इतने बरस के लिए कराची को हवाले कर दिया जाए फौज के। बिल्कुल तो बिल्कुल, है ना, तो 5 साल के लिए आपने कहा, तो क्या आप उस बयान पे कायम हैं? आप समझते हैं कि जो हमारी जो सिविलियन हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है, और क्या वजह उसकी आप समझते हैं, क्यों नाकाम हुई, रोशनी डालें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस बयान पे कायम हूँ। बयान मेरा जो
लोगों ने थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि ये आउटसोर्स हो जाए गवर्नमेंट से एनडीए में पे, और सिंध गवर्नमेंट भी उनको फंड्स दे, फेडरल गवर्नमेंट भी इनको फंड्स दे, और दोनों इनको आउटसोर्स कर दे पूरे शहर को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिर्फ नाले साफ करने के लिए नहीं। इसलिए कि ये 30-35 साल से 2-3 पार्टियां जो हुकूमत कर रही है, अब इनके बस का नहीं है, इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इन इदारों में सिंध के कि ये काम कर सके इस तरह का। इसलिए यहाँ हर जगह पे करप्शन है और लोग ऐसे भर्ती हुए हैं कि वो इदारे आज काम के नहीं है, और काम का एक जो डिसिप्लिन इदारा है वो एनडीए में है, फौज है और एफडब्ल्यूओ है, वो डिलीवर कर इसलिए मैं सकता चाहता है। हूँ चले वो आपने कर सकते हैं, ओपनिंग राउंड कर दिया। आगा शाहब साहब, अदलिया की तनकीद और कराची के मसाइल को जिस तरह से उन्होंने उजागर किया, आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है इसके बाद? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कई मरतबा बड़े सख्त अल्फाज में आला अदलिया ने जी कराची के मसाइल पे बात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है उसमें मैं समझता हूं कि शायद उनकी नजर से वो कायदा आजम ने जब कराची चैम्बर का दौरा किया था और एक बुक लिखी हुई है दी नेशंस वॉइस वॉल्यूम 7, जनाब, उसमें कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ चीजें फरमाई थी। मैं समझता हूं कि शायद चीफ जस्टिस की नजर से वो किताब गुजरी है और उन्होंने वो कराची चैम्बर का एजीएम का जो पूरी स्पीच थी कायदा आजम की, और मिस्टर कॉगलन जो है वो चेयरमैन थे उस वक्त कराची चैम्बर के, और उन्होंने हो सकता है कि वो उनकी नजर से गुजरी। मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने कराची की अहमियत को तस्लीम किया है, और इसके जब तक के कराची की अहमियत को तस्लीम नहीं किया जाता, इस वक्त तक इसके मसाइल भी हल नहीं हो सकते। कराची को समझना ये चाहिए कि आजादी से पहले बड़े सगीर में एक निहायत अहम और मरकजी शहर की अहमियत आती। जनाब, कराची सियासी, समाजी, सनती और तिजारती एतबार से भी मरकजी अहमियत का हामिल था, और यकीन जानिए कि इसकी मरकजी हैसियत कभी खत्म नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये फरमा रहे हैं कराची चैम्बर के अराकीन से, देखिए सिराज तेली को परेशानी यही हुई है 28 सालों से कि हो क्या रहा है वो हम देख क्या रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया था कि कराची को कॉमर्स से और ट्रेड और तिजारत को कराची से अलग नहीं किया जा सकता। ये वर्ड है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, मेरा अल्फाज नहीं। दुरुस्त बुक है द नेशन वॉइस वॉल्यूम नंबर 7। जनाब, अब बात ये हो रही है कि देखिए ताजिर जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसका ये काम नहीं है, लेकिन चूंकि देखिए तिजारत से ही सारी चीजें वाबस्ता है। मईशत का हर रास्ता, कानूनी हो चाहे सियासी हो समाजी हो, सारे रास्ते मईशत के रास्तों से होकर निकलते। अब देखिए हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि हम बिजनेस को बढ़ाएं। कराची अब जो है वो शहर नहीं बल्कि एक मुल्क के हिसाब से इसकी, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है गो के अब इसको और इसके कम गिना गया है। जनाब आली हमारे जो 7 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं कराची में, जी, और यही साइड का भी जो एरिया है वो कायद आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था। दुरुस्त। मैं आपको बताऊं कि ये इतना हमारा जाल बिछा हुआ है इंडस्ट्रीज का। हाँ। ये शहर जो है ये रेवेन्यू कितना देता है, काइंडली इसको कंसीडर करें, इसकी अहमियत को मैं दुरुस्त। समझ रहा हूं चीफ अरे जस्टिस इसकी ने अहमियत से है। कोई इनकार नहीं करता। मुझे अगर आप इजाजत दें AQ खलील साहब की तरफ चलते हैं। AQ खलील साहब कुछ मुस्कुरा रहे हैं। खलील साहब, बात ये कि मैंने ये देखा है कि बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो तनाज़ों से अलग रहे। वो जिस तरह के मतलब है सिराज तेली साहब ने बयान दिया, ये बड़ा मेरे ख्याल में वो तंग आमद जंग आमद वाली बात होती है। जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, देखता है, दुखी होता है, तब ऐसी बात करता है। कराची यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी सनती शहर है, लेकिन लोग यहाँ पर अब शिकायत करते हैं कि यहाँ पे नई सनत को कायम करना, नया कारोबार कायम करना और उसको चलाना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी, आखिर क्यों? आप तक अड़ गया मैं जी, मेरे ख्याल में वो आवाज़ नहीं सुन सके हमारी, पूरा सवाल नहीं सुन सके। मैं यही सवाल लेके जाता हूँ तेली साहब की तरफ, और मैं चाहूँगा कि AQ खलील साहब से दोबारा से रब्ता करें। जी, फौरन नंबर मिलाइए उनको। जी, मेरी बात यह है कि कराची में ऑलरेडी 26,000 या 25,000 इंडस्ट्रीज है, 7 टाउन एसोसिएशन है जी, और ये इंडस्ट्री अगर सही नहीं चलाने देंगे तो आगे मुल्क कैसे चलेगा। और सब ये कहते हैं कि कराची इंडस्ट्रियल हब है, कराची बिजनेस हब है, और मैं मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 20 साल से 15 साल से कहता हूँ कि कराची ही पाकिस्तान है। अगर कराची नहीं है तो कोई पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कराची के बलबूते पे
पूरा पाकिस्तान चलता है। 70% टैक्स कराची देता है। सिंध हुकूमत के रेवेन्यू में 98% सिंध का टैक्स कराची देता है। मगर ये कराची के साथ ये तेरी माँ का सलूक करते रहे 20-25-30 साल से, और इसीलिए मैंने ये आवाज उठाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए एक तरीके से एनडीएमए के थ्रू, और फिर कराची का स्टेटस भी डिफाइन किया जाए, और ऐसा डिफाइन किया जाए कि फ्यूचर में ये मेंटेन हो। इसलिए कराची वालों की रेजिडेंस देखें आप, कि आज भी इन हालात में, इस तकलीफ में टैक्स भी देते हैं, काम भी करते हैं, और बहुत सी इंडस्ट्रियां तकलीफ में है, बड़ी नामसाइद हालात में काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं खता कलामी करूंगा, हमारा AQ खलील साहब से राब्ता दोबारा बहाल हो गया। खलील साहब, मैंने सवाल ये किया था आपसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी यहाँ पर कारोबार करना, नई सनत लगाना और उसको चलाना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है जनाब अली के कराची की जितनी अहमियत है सराज साहब ने भी, आगा साहब साहब ने भी, आपने भी बयान कर दी। लेकिन मैं आज जो बात आपके सामने रखने वाला हूँ वो ये है कि हम जो हमारे इदारे जो कराची को हुकूमत, जैसे वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, मकामी हुकूमत है, वो रिसीविंग हैंड पे तो कराची के 70% रेवेन्यू को वेलकम करते हैं। 98% SRB को जो कराची देता है उसको तो वेलकम करते हैं, और जब देने का कोई मामला आता है तो इख्तियारात और वसाइल की जंग के नाम पर बरसा बरस गुजार देते हैं और हमको कोई काम नहीं होके देता। नतीजा ये हमारा कि हम पूरे पाकिस्तान में वो कमाऊपूत औलाद हैं जो कमा के सब कुछ दे रही है लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं हो रहा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मिसालें देके समझाएं ना कि कारोबार करना क्यों मुश्किल, मेगा सिटी है। मैं कह रहा हूँ कारोबार करना क्यों मुश्किल, फैक्ट्री लगाना क्यों मुश्किल, मिसाल दें हमें जल्दी से। जी मैं आमिर भाई जवाब दे रहा हूँ आपको। देखें, बात यह है कि मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हुकूमत को फराहम करना है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जो हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है। आपने ट्रांसपोर्ट देनी है जो हुकूमत ने देनी है। अब यहाँ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आपको कराची शहर वाहिद एक ऐसा शहर मिलेगा जिसमें आपको टैंकर से पानी ख़रीदना पड़ता है। पानी लाइनों में आता ज़रूर है लेकिन हमारी जो KWSB है और माफिया है वो मिली हुई है, पानी नहीं देती। जब आप फैक्ट्री में पानी आपको चाहिए आप ख़रीद के बनाएं। और सब उस पर एक और बात यह है कि बिजली आप जनरेटर से या पावर हाउस से पैदा करें। आपको कई ने उस जगह उस मकाम पे लेके आ गई है कि जहां आप जनरेशन भी नहीं कर सकते, आपको हर वक्त लोड शेडिंग का सामना है। गैस का अगर मैं मिसाल दूं आपसे तो लोड शेडिंग गैस की, और इस कदर यानी इंडस्ट्री तंग है, और हमारे ये जो मसाइल गैस के, बिजली के, पानी के हैं, इसके बगैर आप क्या समझते हैं कि कोई चलेगी तो कैसे चलेगी? आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कैसे चलेगी? पर इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की टीमें आती हैं, वर्ल्ड बैंक आते हैं, जो दीगर ममालिक के लोग हैं वो आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। क्या आप समझते हैं कराची को उन्होंने इस काबिल समझा है कि कोई यहाँ आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस हो जाए? एक आइडियाज़ होती है, वो भी इसलिए होती है कि उसमें ज़्यादातर फौजी वफूद होते हैं। अदरवाइज लोग यहाँ आते हुए खौफजदा हैं आपकी सिक्योरिटी के मामले में, आप नहीं, और जाहिर है कि साइड के एरियाज में जाना जो है के ऊपर आप काबू नहीं पाएंगे। मैं तो खता कलामी कह रहा हूँ, मैं वो बात ही होती है कि इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी फॉरेनर का जाना बड़ा एक दिक्कत तलब होता है क्योंकि वो बिल्कुल घोस्ट टाउन्स लग रहे हैं। मुझे इजाजत है आगा शाह साहब जी, मैं आ रहा हूँ। आमिर भाई फॉरेनर तो अपनी जगह, यहाँ मकामी लोग भी नहीं जा सकते, मकामी भी नहीं जा सकते जब कोई गाइड ना करे। आगा शाह साहब, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और सनतों और कारोबार का आपस में क्या ताल्लुक है? किस तरह से नाफिस, वो जो कहते हैं नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुतासिर करता है फैक्ट्री को, सनत को, कारोबार को? जी देखिए, ये हिस्ट्री में है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि कॉटन को जो है इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट से मैनचेस्टर पहुंचाना था। तो उन्होंने सबसे पहले रेल रोड नेटवर्क बनाया और पोर्ट को अपने स्ट्रॉन्ग किया और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हम जो बिजनेस कम्युनिटी जो सराज डेली मुस्तकिल इतने सालों से चीख रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कराची में आती है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ पे देखिए, हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम है कि वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए। अब वेल्थ क्रिएशन किस चीज से होगी?
जनाब वेल्थ क्रिएशन सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होगी। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ सिराज तेली जो बोल रहे हैं, काश के मैं तो मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ कि जो भी ये बात करते हैं वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद हुकूमत की तरफ से आती है कि नहीं जी ये कर, तो पहले क्यों नहीं कर लेते? अभी भी अगर ये बात हम देखिए, हमारा कोई ताल्लुक किसी चीज से नहीं, हम सिर्फ ये बात, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। हम सिर्फ देखिए, बात ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब कारोबार होगा, जनाब। जब कारोबार में वसअत होगी तो सब लोगों का उसका हल, उसका वो मिलेगा, फल मिलेगा। दुरुस्त। कोशिश हमारी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी उसी वक्त होगी जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है जनाब? हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ना लेना है ना देना है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बल्कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है आज आपका जो असल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लड़खड़ा रहा है। मैं तो खता कलामी करूंगा तेली साहब, अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को बताया कि जो वफाकी हुकूमत है वो ऐसे आईनी कानूनी इक़दाम पर गौर करी कि जिससे कराची को बचाया जा सके। कराची के लिए उम्मीद की किरण है। आप किस तरह का एक वो तख़य्युल करते हैं, तसव्वुर करते हैं, कराची की क्या हैसियत होनी चाहिए, सिंध में रहते हुए क्या हैसियत होनी चाहिए, वफाक क्या करे इसके लिए? जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अगर कोई कानूनी नुक्ता निकाला है और उसके जरिए कराची का कोई काम होता है, भाई एज लॉन्ग एज कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का रास्ता हो, फिर वो कोई भी इकदाम हो, हम वेलकम करेंगे। वो इसकी वजह है, बड़ी सिंपल वजह है। मगर मुझे सिर्फ एक ही खतरा है, और वो खतरा ये कि सियासतदानों के बस का नहीं है ये। क्यों सियासतदानों के बस का क्यों नहीं है? अच्छे भले लोग हैं, बड़े अवाम का दर्द रखते हैं, रोज तकरीर करते हैं। जी उनकी डिसिप्लिन, उनमें डिसिप्लिन नहीं है। देखो, एक मुहावरा है, मैं हमेशा कहता हूँ, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सक्सेस। जी, ये आरबी में डिसिप्लिन मौजूद है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आपके एनडीए में, एफडब्ल्यूए में डिसिप्लिन और कैपेसिटी मौजूद है। इस वक्त कौन सा सियासत, कौन सी पार्टी है जिसमें इतना अच्छा डिसिप्लिन हो? देखो वो डेमोक्रेसी पे चले जाते हैं, और डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, मगर डेमोक्रेसी का फायदा कब होगा कि आप सबको साथ लेके इंसाफ करके चलोगे। आप इंसाफ नहीं करते, सबको साथ लेके नहीं चलते, आपस में लड़ते रहते हो। हम रोज टीवी पे क्या देखते हैं आमिर भाई? रोज टीवी पे क्या होता है? या जमहूरियत के नाम पे मेजोरिटिज्म अगर आप लोगों पे थोप दें वो भी गलत है। मतलब इंक्लूसिव ना हो अगर डेमोक्रेसी, वो भी गलत होती है। मैं कह रहा हूँ ना। तो फिलहाल अब हम तंग आ चुके हैं, और इतना तंग आ चुके हैं 25-30 सालों में, और कराची तबाह हो चुका है। अब हमें चाहिए 5-7 साल ऐसे डिसिप्लिन इदारे को देने जो ये काम करा दे। रेडिकल आपको सलूशन चाहिए, बिल्कुल। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके साथ साथ ये जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं ना, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले आईनी जिसके तहत ये मेंटेनेबल रहे, और ये जो काम हो ये बाद में मेंटेन होता जाए, रिवर्स चाहे सिंध हुकूमत के जरिए हो, चाहे फेडरल हुकूमत के जरिए हो। मुझे इससे सरोकार नहीं है। मुझे तो मेरा शहर है ना, जो शहर था वो वापस कर दो। मैं तो सिर्फ इतनी बात करता हूं। हमें आम खाने, हमें पेड़ नहीं गिनने, किस पेड़ से फल आ रहे हैं हमें इसकी परवाह नहीं। खलील साहब, कराची के इनेतात में तेजी कब से आई? बाज़ लोग कहते हैं जी 2008 जो था वो टर्निंग पॉइंट था, कि जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि स्लाइड जो है कराची के अंदर जो बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ अच्छा कराची, साफ़ सुथरा कराची, तरक्की पाता हुआ कराची जो था वो रिवर्स करने लगा उस पूरे मामलात में, हर महाज पर? जी देखें जनाब, बात यह है कि हम ये जो जर्नल बात है, कराची वालों का जो जर्नल ख्याल है वो ये है कि कराची के साथ ज़्यादती इस तरह हुई कि एक ऐसे जादुई नारे के पीछे लगा दिया गया कौम को। आज हमें महसूस होता है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे आप लग गए। नतीजा ये हुआ कि उसके नतीजे में जो कौम का मजमूई तौर पे नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमको जानबूझ के कराची की जो एक मुसल्लमा हैसियत थी कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बिजनेस सिटी है, उसमें फ्लाइट हुआ, सरमाया, उसमें से लोग गए, औलादों को भेजा,
कारोबार यहाँ से ख़त्म हुआ, जिससे डिसिप्लिन, जैसे सिराज भाई अभी कह रहे थे, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी कि आप अपनी गाड़ी में सेफ़ नहीं, घर में सेफ़ नहीं। नतीजा ये है कि उस वक्त सबने कहा कारोबार को रखो एक तरफ और अपनी जान बचाओ। हाँ। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ा सान्या है हमारे साथ, हमारा सबसे बड़ा जो सान्या है वो ये है कि जितने भी जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने सिर्फ एडहॉकिज्म पे काम किया। उन्होंने लोग पकड़े, अदालतों ने छोड़े क्योंकि वहाँ गवाही नहीं गई। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर था वो मज़ीद ख़राब हुआ। जब मज़ीद ख़राब हुआ तो रेंजर्स आई। जब रेंजर्स आई तो यहाँ पर दो एजेंसीज हो गई। पुलिस को उन्होंने मजबूत नहीं किया, रेंजर्स को मजबूत किया। रेंजर्स और उसमें जो है लड़ाई हुई। फिर वीवीआईपी ड्यूटीज़ का भी ये बजट में 2 अरब रुपए रखे गए गाड़ियों के। मेरे एक पुलिस अफसर हैं जानने वाले, उन्होंने कहा सर ये जितनी पुरानी गाड़ियां हैं ना सिंध में जो इस्तेमाल हुई हैं ये सब कराची के थानों को आ जाएंगी और नई गाड़ियां जो हैं ये सब वज़रा को दे दी जाएंगी। तो कराची को फिर एक बार ज़्यादती का निशाना, जब आपको किसी के डकैती के पीछे जाना है, मालूम है, धक्का लगाओ गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये जो जुल्म ज़्यादती है, मुझे आप ये बताएं, पूरी दुनिया में मैं तो बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे तो कोई शहर ऐसा नहीं नज़र आया कि जहाँ आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो आप पहले जो है वो KWSB के वाटर टैंकर मंगाएं और उसके पेमेंट करें, फिर आप उससे आग बुझाएं। ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में देखा आपने? बिल्कुल। आप हादसे का शिकार हुए हैं। ये हमारे साथ जब ये होगा तो मैं फिर एक बात पूछने में अकबर जाने वो कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं या कोई काम करूं और मुझे अगर अमन ना मिले, मुझे चैन ना मिले, मुझे सिक्योरिटी ना मिले, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ना मिले, मुझे पाकिस्तान के कमा के देने वाली मैं वो सिटी और मैं खुद जो है तजब्जुब में रहूं, तो आज हर आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि वाकई अगर 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए दे दिए जाएं कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक ऐसा निज़ाम लेके जाए कि मेरी चॉइस पे हो, मैं किस कंपनी से बिजली लेना चाहता हूं, मैं किस कंपनी से गैस लेना चाहता हूं। मैं इंडस्ट्रियल, आप यहां देखें कि PIA का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, स्टील मिल का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इन इदारों पे अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आपको समझ ये नहीं आती कि भाई आप इस पे कि जी महज पॉलिटिकल, आप अगर कभी इस पर गौर करें तो पॉलिटिकल भर्तियां, अभी आप पूछ रहे थे ना कि सियासतदान तो बहुत अच्छे डिसिप्लिन लोग हैं, मुझे सियासतदानों के मुतालिक इसलिए कुछ नहीं कहना है कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन एक इदारा अगर महज इस वजह से तबाह होता है कि जी इसमें 3000 आदमी फलानी पार्टी के हैं तो 5000 उसके अब होंगे, तो आप समझ लें क्या होगा। आप PIA को, स्टील मिल को, आप रेलवे को कैसे सही करोगे जब नहीं सही करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो मुल्क में क्या होगा। पे जाना है और वक्फे पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आगा साहब से एक और सवाल कर लूं जरा सा। मुझे आगा साहब आप कहते हैं कराची चेंबर को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, सनती इलाकों की हमारे जो 7 जोन्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उसका कुछ आप हमें दुख बयान कर सकते हैं? वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, सड़क की क्या सूरत हाल है, पानी कहाँ खड़ा होता है, नहीं होता है? जी अभी हालिया बारिशों में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि घुटनों पानी था रोडों, जितना पूरे इंडस्ट्रियल एरिया जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जो हमारे पास रिपोर्ट आई जी। और देखिए जो हमारा ये तो बड़ा मजलूम तबका है, ये लोगों को पता ही नहीं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करता है कि वो जो प्राइम रेट होता है उस पर तो जगह खरीदता है, पानी वो खुद खरीदता है, बिजली वो खुद पैदा करता है, उसके बाद गवर्नमेंट से अलग सुनता है कि भाई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और ये काम नहीं हो रहा। अरे आप सोचिए जरा, ये जाल जो है ये किसी भी मुल्क का, आप मिसाल उठा के देख लें, किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको वो चीजें फराहम की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि उनकी यकसोई के साथ मुकाबला करने जाए। देखिए हम इस वक्त कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमारे इस वक्त जबरदस्त मुकाबला है पूरी दुनिया से। हमारे बिजनेसमैन को, हमारे ताजरों को इस वक्त ये सुकून चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर दिमाग लगाएं, ना कि हम ये लगाएं कि यार यहाँ से हमारी गाड़ी पानी में गटर लाइन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे रोड ये है, तो मेरे कमर की प्रॉब्लम है, मैं तो जा भी नहीं सकता वहाँ पे। मतलब आप ये हशर देखिए, रोड नेटवर्क देख लीजिए, वर्कर कैसे आएगा, मास ट्रांजिट नहीं, मास ट्रांसपोर्ट नहीं है। सोचिए जरा कि ये किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। ये दुनिया चेंज हो चुकी है। मैंने बड़ा देखा, आपको चेंज करना पड़ेगा जनाब, आपको स्मार्ट सिटी बनाने पड़ेगी कराची को। हमको इस वक्त जो है कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी है, हमको प्लानिंग करना पड़ेगी, मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा 50 साल के लिए। ये कराची को और भी है, ये 7 अभी इंडस्ट्रियल जोन है, मैं समझता हूँ 7 इंडस्ट्रियल जोन और बनने चाहिए जो आबादी है और जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही। सरायतली क्यों परेशान, क्यों हमारे ग्रुप में हर तरफ हर जगह पे बिजनेस कम्युनिटी में बात हो रही है, इस वक्त डिबेट चली हुई है पूरी जगह, और हम ये पूरा एनालिसिस करा रहे हैं कि यार इस प्रॉब्लम को हम लोग
बिजनेस कम्युनिटी कैसे हैंडल करे। इस वक्त जरूरत है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बात करे, उसके ऊपर काम करने के ऊपर हो कि किस तरीके से हम अपने इन लोगों को, जो मईशत का इतना बड़ा मजबूत हमारा पार्ट है, उसी को हम तबाह कर रहे हैं। इस तरह आगे किस तरीके से काम होगा और किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल। अच्छा, मुझे जरा खता कलामी करने दें आगा साहब, हमें यहाँ पर नाजरीन लेना है एक वक्फा। वक्फे के बाद जब आएंगे, यकीनन आपने वो सुना कि कराची के सनती इलाकों का, यहाँ के कारोबारी अफराद का क्या दुख है। जब दोबारा हम आएंगे तो हम एक और सवाल रखेंगे अपने मेहमानों से, तीनों शुरुका से, कि बदनवानी सिंध में कितना बड़ा मसला है, इसकी क्या क्या शक्लें। जब आप कारोबार करने जाते हैं तो किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, कहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, कौन कौन, एक तो भत्ताखोरी वो करते हैं जो गुंडे होते हैं, एक भत्ताखोरी मतलब सरकार के अफसरान भी करते हैं, क्या नौयत होती है, कौन कौन तंग करने आते हैं। बात होगी वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। जो कराची का सनतकार है, जो कराची के कारोबारी अफराद हैं, यहाँ के ताजिर हैं, उनका मसला सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनका मसला सिर्फ ये नहीं है कि जो ये मसाइलिस्तान है बहुत बड़ा, उसमें उनकी मतलब है रोड पे पानी खड़ा है, रोड टूटी हुई है, बिजली नहीं आ रही, और भी बहुत सारे मसले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा लोग कहते हैं कि एक और मसला है यहाँ के कारोबारी अफराद के लिए, वो है बदनवानी का। कि आप एक कदम जो है जब तक कहते हैं ना किसी के हाथ गर्म नहीं करते, हक़ ज़हमत नहीं देते, उस वक्त तक चल नहीं सकते। और इस बात का आज तस्करा जो है हम देखते हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने भी किया, और उन्होंने कहा कि जी बदनवानी का राज है कराची ता कश्मीर। सिराज तेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दो बड़ी मुमताज़ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान की मुमताज़ जो हैं ये सनती और कारोबारी शख्सियात हैं। तेली साहब, बदनवानी जो है सिंध का कितना बड़ा मसला है जी? देखो आमिर भाई, मैं कराची चैम्बर गुज़िश्ता 23 साल से चलाता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, एक इलेक्शन नहीं आ रहे अब, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो रिपोर्टें आती, जाहिर है हमसे तो बदनवानी नहीं कर सकते, इसलिए कि हम तो सारे गले पड़ जाते हैं, दुरुस्त। मगर मेजोरिटी बंदे, मेजोरिटी बिजनेस कम्युनिटी वो इस तरह झगड़ पकड़ नहीं सकती, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि पब्लिक में आए, झगड़ा करे, ये करे। मेजोरिटी बेचारे काम धंधे वाले लोग हैं, काम करते हैं। यहाँ इस मुल्क में, इस शहर में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। हर लेवल पे करप्शन है, और इतना करप्शन है कि लोगों को काम, ये कि आप एक बात समझ ले कि ईमानदार से ईमानदार आदमी इंडस्ट्री चला रहा होगा ना, उसको भी चाय पानी के बहाने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और वरना वो इधर काम नहीं कर सकता। अब उसमें नाम मैं नहीं लूंगा, मगर हर इदारा इस वक्त तबाह हुआ है। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ ना कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और उनका एक ही मकसद है, काम हो ना हो माल बनाओ। तेली साहब मुझे जरा समझाएं, तेली साहब जरा समझाएं, ये जरा वो कहते हैं ना अफरी तफसील में होता है, मैं हर बार कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जरा तफसील में जाइए कि अगर आप फर्ज करें कोरंगी में अपना वो चला रहे हो, फैक्ट्री लगी हुई हो, वहाँ के लोगों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं। वो सुना कि अगर जनरेटर बाहर रखें तो लोग पैसे लेने आ जाते हैं, अगर आप कोई तामीर मतलब है कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो तो रिश्वत मांगते। किस किस मरहले पे, कहाँ कहाँ, नाम मत लें आप बेशक, लेकिन हमें वो मिसालें तो दें कि कहाँ कहाँ पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला ले लें आप, इसी बात पे चल रहे हैं ना। अब पानी नहीं है, आपको पानी चाहिए तो KWSB के लोगों से ताल्लुकात रखे और उनसे लाइन मांगे, और ऑफिशियल पैसे भी दे, अनऑफिशियल पैसे भी दे, जब जाके आपको लाइन मिलेगी। पीछे से वाल बंद हो जाएगा, फिर वाल खुलवाने के लिए पैसे दे। इसी तरह रोड आपका खराब है तो आप अपने इलाके के जो भी रोड बनाने वाली सिस्टम है उसको फुसलाए, पटाए, बाल खिलाए, ताकि वो दूसरे रोड बाद में बनाए, हमारा रोड पहले बना दे। बिजली है, बिजली में भी ये हिसाब किताब है। अब बिजली में देखे ये के इलेक्ट्रिक ने क्या असर किया हुआ है कराची का, कौन सा कराची का कंज्यूमर है जो उससे खुश है। दुनिया में इतने बड़े शहर में जो कम से कम 3 से 4 कंपनियां होती है, और मेरी चॉइस होती है कि मैं किस कंपनी से बिजली लूं। इसने एग्रीमेंट में मोनोपोली डलवा के रखा हुआ है
और मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए फिर कह रहा हूँ कि 2023 में इसका एग्रीमेंट खत्म होगा, इसको मोनोपोली नहीं दी जाए, दूसरी कंपनियों को इस इलाके में लेकर आना चाहिए ताकि इनकी ईजादारी खत्म हो और कंपटीशन में काम अच्छा होता है। और मैं आपको बताऊं, ये शहर है ना, दुनिया के 80 मुल्कों से बड़ा शहर है। यानी कि हमारे शहर से 80 मुल्क छोटे हैं, मगर हम दुनिया में जाते हैं, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप कभी सोचते भी नहीं हो कि बिजली बंद हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड खराब होगा, गाड़ी सही नहीं चल सकती, आप सोचते भी नहीं हो। और इस मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का एक आधे से ज्यादा टाइम है ना, आधा टाइम तो पक्का इन चीजों में जाता है कि ये चीजें अवेलेबल करे, ये काम तैयार करे, इनके लिए रास्ते करे, फिर जाके अपना धंधा करे। तो धंधा करे या लोगों की खिदमत करे, ये बड़ा आपने अहम बात की। मैं चाहूंगा ये AQ खलील साहब, आप भी कुछ अपना तजुर्बा, आपने भी बहुत, आप कराची चेंबर के सदर रह चुके हैं, अब भी मतलब है वो कहते हैं ना पायनियर्स में से हैं कि जो पेपर्स एंड बोर्ड की जो हमारी कहते हैं ना पेपर की वो है सनत, उसको आप लीड करते हैं। बतौर ताजिर, सनतकार, दुकानदार, सरकारी सतह पे कहाँ कहाँ आप लोगों को जो है हक़ ज़हमत, अब किसी ने मुझे कहा हक़ ज़हमत कहते हैं, रिश्वत भी नहीं कहते, तो हक़ ज़हमत देना पड़ता है जी। बात यह है जनाब अली कि जैसे कि सराज भाई ने अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताया कि क्या तरीके हैं करप्शन के, क्या तरीके हैं बदउनवानी के। बड़ा इन्होंने टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया, बहुत कम बताया। मानना पड़ेगा कि ये बैड गवर्नेंस, मैं ये कह रहा हूँ बड़ा कम बताया इन्होंने, ख्याल किया इन्होंने, लेकिन आपने तफसील से बताया, मैंने सुना है आपके पास तफसील ज्यादा है। मैं बिल्कुल नहीं मैं अर्ज करता हूँ ना आपसे। देखिए बात असल में ये है कि इसका सारे का ताल्लुक जो है ना गवर्नेंस से है। अगर आपके पास गुड गवर्नेंस का इंतज़ाम होगा तो सारे महकमे जितने भी हैं वो एक नज़म के तहत चलेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो वो ही यानी रिश्वत दे के होते हैं। या आप आगाज़ यहाँ से करें ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर या पुलिस के अंदर पैसे दे के अपने आप को भर्ती कराया है तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप रात को जागें या थकें। इसी तरीके से अगर आपने सरकारी नौकरी पैसे दे के ली है तो थानेदार लगने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ थानेदार लगने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा अब ये भी है जी सर मैं वो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। एक दफ़ा कस्टम का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि कस्टम में तकरीबन जो पियोन हजरात थे उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 3-4 साल की तनख्वाहें ही नहीं ली थी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कैसे चल रहा था। तो ये जो बात है कि जी उनको, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर की कमाई से वो घर चला रहे थे, उनको कस्टम में सिर्फ नौकरी चाहिए थी, वो नॉमिनल पेमेंट के लिए वो उस पर उनका ख़ानदान नहीं चल रहा था। लेकिन मसला ये है जनाब अली, जो सोचने की बात है कि ये छोटे छोटे मसाइल जो सनतकारों को, जो दुकानदारों को या किसी को भी दरपेश होते हैं, एक आम पाकिस्तानी को होते हैं, उसके नतीजे में जो मुल्क की बदनामी हो रही है, जो हम पीछे जा रहे हैं, हम तरक्की की जो पहिया हमारा उल्टा चलने लगा है, उसके मुतालिक कौन सोचेगा। अब ये बात ये है कि हम जैसे जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने ये पहली दफ़ा ये बात तवज्जो दिलाई कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए उन इदारों को सामने ले आओ जो ये काम कर सकते हैं। हमने 30 साल का रिकॉर्ड के साथ ये बात की है। इसमें ना हमारा कोई सियासी अज़्म है, ना हमारा कोई लेना ना देना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन खलील साहब ये जो आपकी फरमाइश है पाकिस्तान के तहत ये है कि जहां से मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी फरमाइश की है तेली साहब ने और आपने कि जी उन इदारों को दे दें, लेकिन जिन इदारों से लिया जाएगा उनका पूरा धंधा जो है मंदा हो जाएगा। वो अपना घर कैसे चलाएंगे अगर वो नाकिस रोड ना बने, नाकिस पुल ना बने, तो कैसे काम होगा। बात ये है आमिर साहब, बात यह है कि जिनका धंधा मंदा हो रहा है, हम जो लोग हैं ना हम तबाह हुए हैं। दोनों का फ़र्क ये है, अगर वो मंदी में गुजारा कर सकते हैं हम तो तबाह हो गए। हम ना फैक्ट्री जा सकते हैं, हम ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम पोर्ट से माल ला सकते हैं। हाँ। अब मुझे एक बात आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट जो चलती है, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट जो चलती है पोर्ट से, ये जो टैंकर चलते हैं, ये जो हमारे यहाँ दीगर हैवी जो ट्रक चलते हैं, मुझे एक बात बताएं, हम केएमसी को तो बहुत रोते हैं
ये केपीटी, पोर्ट कासिम और कराची के बेशुमार इदारे हैं जिनके पास ये तकरीबन 90% कराची जो है उनके पास है। उनकी भी कोई जिम्मेदारी कहीं किसी ने तायद कहते की, मैं तो हैं। चलिए, पॉइंट नोटेड। अच्छा, बहुत फैल गया। मैं दोबारा बदनवानी पर आता हूँ और तेली साहब के पास आता हूँ। तेली साहब, मुझे किसी ने कहा, ये मैं मिसाल इसलिए कि अभी चंद दिन पहले किसी ने कहा जी कोरंगी में उनके पास एक कमर्शियल प्लॉट था, उसमें उन्हें अपना जो भी ऑफिस की तामीर करनी थी, तो उसके लिए बहुत बड़ी रिश्वत मांगी गई। वो कहते हैं ना, हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं, करोड़ों में अब तो माशाल्लाह मांगते हैं। तो ये जो कहते हैं कि जी हर जगह पे हक़ ज़हमत देना पड़ता है, ये इसके ऊपर आपके मतलब इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशन हैं, FCCI है, KCCI है, बिजनेसमैन को मतलब है वो है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, OICCI है, क्या करते हैं आप लोग? आप लोग जो है इसको रेज नहीं करते प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कि जी हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो हमें रिश्वत देनी है, हमें एक्सपेंड करना है तो रिश्वत देनी है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इदारा है SBC है, जो पहले था KBC है, और उधर को तो ये मिसाल है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे बगैर रिश्वत के नक्शा नहीं पास करेंगे, और ये तो मशहूर है उधर। अच्छा। और हम भुगत रहे हैं। कराची चैम्बर की बिल्डिंग हमने बनानी है, उसमें बहुत सारे पक डाल के और उस मोहल्ले के लोगों को चढ़ा के वोटों से स्टे बना के, हालांकि पूरा क्लिफ्टन का इलाका कमर्शलाइज आधा हो चुका है। वहाँ हॉस्पिटलें हैं, वहाँ स्कूलें हैं, वहाँ कॉलेजेस हैं और वहाँ बिल्डिंगें हैं, मगर वहाँ कराची चैम्बर की बिल्डिंग बनाने के लिए रुकावटें डाल रहे। हमारा कसूर इतना है कि हमने रिश्वत नहीं देनी। हम बेकार लोग हैं, हम रिश्वत नहीं देते। भाई कराची चैम्बर क्यों रिश्वत देगा आपको? तो हमारा 2 साल से काम फंसा हुआ है। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि अब इस वक्त फोकस है ना हमारा, वो एक है, वो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने कल से सुबह अखबार में आप पढ़ेंगे, आपके टीवी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कराची वालों को और सारी बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को कल अखबार के जरिए कह रहा हूँ और आज आपके टीवी के जरिए कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का NDMA को देने के लिए 5 साल के लिए इसकी सपोर्ट करें, और एक लिंक बनाइए। हमने कहा इसकी वेबसाइट पे चैम्बर की, उसमें जाए और उसमें सपोर्ट करें, अपना नाम दे, अपनी गिनती करवाए, और इंशाअल्लाह ताला अब ये शुरू हुआ है सिलसिला, ये अब बंद नहीं होगा। जितना भी सियासतदान कुछ भी कर ले, ये बंद नहीं होगा जब तक कराची नहीं बनेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपका मुतालबा है, नस्लें खराब हो जाएंगी। बड़े भरपूर अंदाज में आप उठा रहे हैं। वो जो मेरा यही सवाल है कि सियासतदान जाहिर है आपसे बड़े नाराज होंगे तेली साहब। सियासी जमातें कहेंगी कि उनका सारा धंधा पानी जो है आप बिल्कुल तबाह करने पे तुले हुए हैं अपने शहर की मोहब्बत में, तो कैसे मामला चलेगा और किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है आपको? जी वो फैसला कर ले कि अब हमारी जान छोड़े, अल्लाह के वास्ते हमारे शहर को ठीक करने दे। और मैं तो कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप सब हमें सपोर्ट करें सियासतदान भाई, और ये शहर हमारा ठीक करे। शहर बन जाएगा। देखो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और इसको जिस तरह आप लोग कर रहे हो, वो आप इस मुर्गी को ही मार डालोगे, काट के खा जाओगे, तो फिर सोने का अंडा कहाँ से आएगा? आप पहले इसको रहने दो, इस मुर्गी को खिलाओ पिलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन होगा, सबको पैसे मिलेंगे, सारा शहर फलेगा फूलेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। मगर ये अब वक्त आ गया है कि आपको चेंज होना पड़ेगा, हालात चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए कि जो हालात 30 साल में इस वक्त हो चुके हैं कराची के, अब कराची इस तरह नहीं चल सकता, डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे, क्या फायदा? इसको ठीक कर लेना चाहिए। और मेरी अपील है सिंध गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आर्मी से भी, कि आप सब मिलके ये फैसला करें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे को डेवलप करें, रीडेवलप मैं इससे पहले कि खलील साहब के पास जाऊं, आपने कहा जी अपील आपकी हुकूमत सिंध, हुकूमत वफाकी हुकूमत और आर्मी, इन तीनों में से आपकी उम्मीद का मरकज ज्यादा कौन है, महवर कौन है आपका? भाई मैं समझता हूँ कि ये सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि अब इनको भी नजर आ रहा है कोई और रास्ता नहीं है। तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा, और तीनों को मिलके NDMA को, FWO को
ये टास्क देना पड़ेगा, तीनों और को मिलकर देना काम करना पड़ेगा। पड़ेगा। बड़ा आपने अच्छी बात की। खलील साहब मुझे ये बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ कि जी रिपोर्ट कार्ड क्या है, मतलब है हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन आप मुझे बताइए बदनवानी पिछले 10-12 साल में, 15 साल में अगर हम कहें रेशो के लिहाज से कम हुई है सिंध में, कराची में, या बढ़ी है? किस तरह फेस करो? देखें सर, बात असल में ये है कि हम तो जो सर्वे आते हैं उसी पे बेस कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास जाती हुकूमत की तजर्बा तमाम भी तो है चीज़ें ना खुली आपका। खाते तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ जाती लेकिन तजर्बा भी ये तो है ना आपका। नहीं, ज़ाती तजर्बा ये है कि जी मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि सब अच्छा है, कि जो रिपोर्ट है वो सब अच्छा नहीं है पे है। रिपोर्ट सही वाली जो है ना वो ये है कि सब अच्छा नहीं है, सब अच्छे, यही रिपोर्ट सही है, सब अच्छा है जो है वही सब, ये रिपोर्ट सही नहीं है। दूसरी बात जो बुनियादी तौर पर है ना, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जी बदउनवानी, मैंने आपसे अर्ज ये किया कि आप जिस महकमे में भी चले जाएं, ये कोई महकमा हमारे पास आ जाए, उसने तरीक़ेकार ऐसे रखे हुए हैं। अभी आपने बात की थी, सराज भाई ने आपको मिसाल दी नक्शे की, KCCI की बिल्डिंग की। एक और डिपार्टमेंट है, बड़ा खूबसूरत नाम बताता हूँ आपको, ये जो रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्रियाँ करते हैं, जी। इनके पास से जब रात को जब ये जाते हैं या शाम को, ये बोरियां भर के नोट लेके जाते हैं यहाँ से। घर लेके जाते हैं? नहीं कर रहा हूँ, नहीं, घर लेके जाते हैं, सरकारी खजाने के लिए लेके जाते हैं। नहीं, सरकारी खजाना तो वहाँ जमा ही नहीं होता, तो सारा पे ऑर्डर सब चलता है। अरे मैं असल में मुझे पता नहीं कुछ कारोबार के बारे में, मैंने कहा मैं वजाहत ले लूं, पूछ लूं आपसे। हाँ जी। अच्छा, नहीं ये कारोबार नहीं है, ये कारोबार नहीं है, करप्शन है। अच्छा, ये करप्शन है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन में सबसे पहले कौन सा इदारा खोला गया सरकारी महकमों में? ये वाला महकमा। अब इस पे हमारा कहाँ कसूर है? हम कहाँ बैठे हैं? हम आम आदमी, हम आदमी कहाँ बैठे हैं? हम किसके दर पे जाएं? किसके दर पे जाएं? अच्छा, मुझे सिराज कासिम डाले ना, सिराज कासिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी नुक्ते पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सिराज साहब। मैं ये कह रहा था कि ये जो बोरी भर के बांटते हुए घर जाते हैं, बांटते हुए, और दूसरा ये जो बात है AQ साहब ने की ना, कि ये चीफ जस्टिस साहब ने भी आज यही कही कि सबसे पहले ये इदारा खुला था लॉकडाउन के बाद। तो ये एक बात है। अब देखो, मैं एक आखिरी बात आपको बता दूं जी कि कराची और ये जितनी चीजें हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है। मगर मुसीबत इस मुल्क की ये है कि वो साइलेंट मेजोरिटी है ना, वो बोलती नहीं है, और ये मुल्क इसलिए नुकसान उठा रहा है। अगर ये साइलेंट मेजोरिटी बोलना शुरू कर दे ना, तो ये सब सीधे हो जाएंगे एक दिन में। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इसलिए कि मेजोरिटी बेचारे अच्छे जो लोग होते हैं ना, वो बोलते सही बात है, बिल्कुल सही। हालांकि पता सबको है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइलेंट मेजोरिटी आज जाग जाए और ये हमें सपोर्ट करे पब्लिकली। खामोश अक्सरियत जागे। मेरे पास आखिरी मिनट है AQ साहब, अगर आप बताएं, कोई सिंध हुकूमत को मशवरा देंगे, कोई उनको एडवाइस देंगे, जी क्या होगी वो? सिंध हुकूमत को मैं सिर्फ यही मशवरा दे सकता हूँ कि भाई देखें, कराची दारुल खिलाफा है सिंध का, और ये माशाल्लाह कराची जो है आपको दूध देने वाली गाय है, इसकी कदर करें, इसके लोगों के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करें। आपको अगर मैंडेट है, लेकिन कराची का मैंडेट आपके पास बदकिस्मती से नहीं है, लेकिन सारे वसाइल पे कब्जा आपका है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप कराची को जिस तरह हमने तजवीज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब। मैं आपको खुदा कलामी कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, ये भी करना है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब और सिराज कासिम तेली साहब। आपने नाज़रीन दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। तेली साहब का कहना है कि जी खामोश अक्सरियत जो है वो बोले, अपने हकूक़ के उसमें बवाज़ बुलंद करे। उसी तरह जो है कि कराची का लोगों को, मतलब है जो हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारी वफाकी हुकूमत है, उसको ख्याल करना पड़ेगा। बकौल उनके कि जी दूध देने वाली गाय है तो उसके साथ जो है उसको घास से महरूम ना किया जाए। हुकूमत सिंध भी अपना चलन बदले, अपने रवैये में तब्दीली लाए, ताकि कराची शहर के साथ इंसाफ हो सके। कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा, और कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।